नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार से ही आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संगत शिक्षा में। दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग जातिगत जनगणना के बारे में, क्योंकि पिछले 1-2 साल में भारत और बिहार प्रदेश के लिए काफ़ी चर्चित विषय रहा है और काफ़ी केंद्र और हमारे बिहार के राज्य सरकार के बीच काफ़ी नोकझोंक इस मुद्दे को लेकर हुआ और इसी मुद्दे पर बिहार में सरकार का गठबंधन भी टूट गया। दोस्तों, जानेंगे जातिगत जनगणना के बारे में और जानेंगे क्या क्या इनके फायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। दोस्तों, दरअसल जो जातिगत जनगणना होता है सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना अर्थात सेक का ही एक रूप होता है। इसमें ग्रामीण एवं शहरी परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, यह पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर इसमें घरों की गिनती की जाती है और जाति को केंद्र बनाकर इसमें गिनती किया जाता है। ये इसी को जातिगत जनगणना कहते हैं। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इसे किया जाता है, वहीं शहरी क्षेत्र में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के द्वारा इसे निभाया जाता है। दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के बाद हाल ही में इसे कराने का निर्णय लिया गया है, जिसको 2023 तक कराने की बात भी की गई है। दोस्तों, इसके लिए बिहार सरकार ने 500 करोड़ का आवंटन भी किया है। दोस्तों, दरअसल जानते हैं हम लोग कि जनगणना की शुरुआत आखिर हुई थी कब। दोस्तों, सामान्य रूप से जनगणना का शुरुआत 1881 में हुआ था, परंतु सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना का शुरुआत 1931 में हुआ था। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता बिहार और भारत देश के लिए क्या है। जो जातिगत जनगणना को समर्थन देने का बात करते हैं, जो इसको समर्थन देते हैं, उनका कुछ तर्क है। दोस्तों, वो उन लोगों ने तर्क रखा है कि यह समानता की ओर एक कदम है। इसमें सभी जातियों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, आरक्षण का विस्तार होगा और समाज के हर वर्ग की प्रगति होगी। इन्हीं लोगों के द्वारा एक और पॉइंट को डिनोट किया गया है। इसमें बताया गया है कि सरकार के पास जो लास्ट कास्ट डेटा है 1931 का ही है। इसके चलते कई कास्ट को पुराने डेटा के आधार पर ही स्कीमों का फ़ायदा मिल पाता है और जनसांख्यिकी में महत्वपूर्ण परिवर्तन का पता नहीं लग पाता है। दोस्तों, डेटा उपलब्धता की बात ये लोग रखते हैं, क्योंकि ओबीसी जाति का डाटा उपलब्ध होने में काफ़ी परेशानी देखी गई है। इसके चलते इन लोगों ने इसको समर्थन दिया है। हाल ही में ओबीसी के उप वर्गीकरण के लिए रोहिणी समिति का गठन किया गया था और उन्हें भी इस डाटा की परेशानी को लेकर अपने रिपोर्ट को ना देना ही बेहतर समझा। दोस्तों, इन्हीं लोगों का एक और तर्क है कि प्रभावी सेवा वितरण, जिसमें जन कल्याणकारी स्कीमों का फ़ायदा लोगों तक पहुंचाया जाता है, उसमें बढ़ावा होगा। दूसरा, एक और इन लोगों ने डेटा दिया है कि जो इसका डेटा संग्रह है, कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना आदि राज्य भी इस तरीके का डेटा और जनगणना कर चुके हैं। दोस्तों, यह एक लोकप्रिय मांग है और खासकर बिहार सरकार के संदर्भ में, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, इस मुद्दे को लेकर काफ़ी सिंसियर दिख रहे हैं और लगभग 2023 तक माना जा रहा है कि पूरी जनगणना को करा लिया जाएगा। दोस्तों, इन लोगों ने एक और तर्क दिया है कि पिछली जाति का आधार, कई लोग ओबीसी के आरक्षण का आधार 1933 के आधार पर ही बताते हैं, जबकि SC/ST को वर्तमान जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। दोस्तों, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति में सुधार की बात इसके समर्थन वाले तौका करते रहे हैं। दोस्तों, जो इस जनगणना के विरोधी पक्ष वाले हैं, जो इसको समर्थन नहीं देना चाहते हैं, उन लोगों का भी कुछ मान्य तर्क इस प्रकार हैं। जैसे ये लोग बताते हैं कि कई लोग इसको औपनिवेशिक प्रथा के रूप में देखते आए हैं, क्योंकि जो लास्ट सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जनगणना हुआ था 1931 में हुआ था और उस समय अंग्रेजों का फूट डालो और राज करो की नीति चल रही थी। दोस्तों, आज़ादी के बाद से सिर्फ SC/ST को ही इस स्तर पर आरक्षण और जनगणना का लाभ पहुंचाया गया है। दोस्तों, इससे जाति विभाजन बढ़ सकता है
आरक्षण पर तर्क वितर्क भी हो सकता है और गिनती में भी काफ़ी कठिनाइयाँ होती है, रिसोर्स की काफ़ी बर्बादी होती है। दोस्तों, एक जनगणना से हमारा पूरा देश एक स्वरूप में भी रहता है। प्रशासन और बजट की भी बर्बादी होती है। इस जनगणना को एक राजनीतिक एजेंडे की तरह इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ओबीसी का देश में काफ़ी वोट बैंक है और इस तरीके से ओबीसी के वोट बैंक को भुनाने का एक एजेंडा हो सकता है। दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बनाने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए 1997 के बाद जाति की रिकॉर्डिंग को भी छोड़ दिया गया है। दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं कि जो सामान्य रूप से जनगणना कराया जाता है और जो जाति का जनगणना है उसके बीच मूलभूत क्या क्या अंतर हैं। दोस्तों, जातिगत का जो सामान्य रूप है, जनगणना का जो सामान्य रूप है, वो एक समग्र चित्र प्रस्तुत करता है। इसका आंकड़ा गोपनीय रहता है, जबकि वो जो जातिगत जनगणना होती है यह जातिगत लाभार्थी पर फोकस होता है। इसके आंकड़े का इस्तेमाल जन कल्याणकारी योजनाओं में किया जा सकता है, जिसके चलते गोपनीयता पर भी सवाल उठते रहे हैं। दोस्तों, सामान्य जनगणना को हर 10 वर्ष में आयोजित किया जाता है और जाति का जनगणना को लास्ट 1931 में आयोजित किया गया था। अंतिम बार 2011 में फिर से आयोजित किया गया, लेकिन इसके डाटा को सार्वजनिक नहीं किया गया था। दोस्तों, समान रूप से जनगणना में परिसीमन की क्षमता होती है और जाति के जनगणना में असमानताओं के मानचित्रण की जानकारी देने की क्षमता होती है। मतलब एक दूसरे का विरोधाभास बताया जा रहा है। दोस्तों, जहां जाति का जनगणना में जाति को पूछा जाता है और समान जनगणना में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। दोस्तों, बिहार सरकार जब इस मुद्दे पर अडिग है और जाति का जनगणना को कराने जा रही है, तो इस संदर्भ में उसका क्या तर्क है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, बिहार सरकार इस गणना से सभी जातियों को मदद देना चाहती है तथा सही संख्या का पता लगने पर नीतियों की दशा भी उसी प्रकार तय करना चाहती है। कौन सी जाति कितना निम्न स्थिति में है, इससे वो एक डेटा लेकर और उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहती है। सरकारी नौकरी तथा शिक्षण संस्थानों में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जिससे एक डाटा उपलब्ध होगा। ओबीसी को न्याय मिलने की भी बात करते रहे हैं और इसकी सूची तैयार करने की भी बात चलाई जाती रही है। मंडल कमीशन के सुधार को प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है। दोस्तों, इस संदर्भ में बिहार सरकार का जो तर्क दिया गया है, तो इसको देखते हुए आगे का क्या रास्ता है, इसको ध्यान देने की काफ़ी आवश्यकताएं पड़ती है। जातिगत जनगणना इतनी विशाल जनसंख्या की असमानताओं को देखते हुए निर्णायक साबित जरूर हो सकती है, क्योंकि ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार 10% के आबादी के पास लगभग 74.3% संपत्ति का संकेंद्रण बताया गया है और नीचे के 50% के पास सिर्फ 2.8% धन का ही संकेंद्रण है, जो कि काफ़ी असमानताओं को दिखाता है। और इस तरीके के जनगणना से कुछ विशेष जो निम्न तबके हैं उस पर फोकस कर बराबरी में आया जा सकता है। दूसरा बात है कि धन का असमान वितरण तथा सार्थक नीतियां और सकारात्मक दिशा में गरीबों और पिछड़ों की संख्या में जो निसंदेह कमी हो सकती है। जब देश में जातियों के उपवर्ग की मांग लगातार दिख रही हो, इस संदर्भ में निष्पक्ष डेटा उपलब्ध होना आसानी होगी, क्योंकि आरक्षण का दुरुपयोग व्यवधान पैदा करता है। इसके प्रावधान नहीं है, इस संदर्भ में दुरुपयोग से बचा जा सकता है। दोस्तों, अंततः यह जरूर कहा जाना चाहिए कि जाति की जनगणना जब उचित तरीके से हो और इसका डेटा का दुरुपयोग ना हो तो इसे अवश्य किया जाना चाहिए, परंतु किसी विशेष जाति को ध्यान में रखकर कदापि नहीं, क्योंकि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान समय की जरूरत गरीबी कम करना, रोजगार की उपलब्धता, शिक्षा को बढ़ावा, न्याय आदि पर ध्यान देने की आवश्यकता है।